आज हम समझेंगे गोल्स, वैल्यूज़ और एंजाइटी को। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। साइको एनालिसिस से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या वजह है कि आपके जो गोल्स हैं, यानी कि जो आपके मकासद हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, उस पर आपसे एक्शन नहीं होता। आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, वो आपके गोल्स से, आपकी डिज़ायर से बहुत मुनफरिद हैं। और यही वजह है कि आपको एंजाइटी होती है। बहुत मुमकिन है आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? एक किस्म की एंजाइटी है, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इमोशनल प्रॉब्लम है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ताख़ीर से काम लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके लॉजिक में प्रॉब्लम है, आपके मुंतक में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इमोशनल हो सकता है। और आज मैं दो साइको एनालिस्ट की थ्योरी से आपको समझाऊंगी कि आखिर ये मसला क्या है, आखिर ये माजरा क्या है। सबसे पहले तो मैं कैरन हॉर्नी की थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और उसके बाद हम बात करेंगे मेलेनी क्लाइन की ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी पर। और मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इन दो थ्योरीज़ के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि आखिर आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या फिर आपकी जो एंजाइटी है या जो न्यूरोसिस है आप में, वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, और कैसे आप इस न्यूरोसिस को कम कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा डीप है, साइको एनालिसिस का हम सहारा लेंगे इसमें, लेकिन ये आपको जड़ में लेकर जाएगा, बिल्कुल रूट कॉज में, कि आपके डिज़ायर्स में, आपके एक्शंस में क्यों डिफरेंस है, या फिर न्यूरोसिस और एंजाइटी से आप क्यों परेशान हैं। तो सबसे पहले तो हम पर्सनालिटी वाली थ्योरी को समझते हैं, जो कि कैरन हॉर्नी की है, और वो भी एक साइको एनालिस्ट हैं, लेकिन उनका नज़रिया थोड़ा सा फ्रॉइड से मुनफरिद था। सिगमंड फ्रॉइड ज़्यादातर जो है ना, वो बायोलॉजिकल जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, उस पर बड़ी तवज्जो देते थे। लेकिन कैरन का ये मानना था कि इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल क्रिएचर नहीं है, यानी कि हम सिर्फ हयातियाती मखलूक नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं सोशल सर्कमस्टांसिस का भी हम पर बहुत गहरा असर होता है। हमारी जो शख्सियत है ना, उस पर जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो माहौल है, उसका काफ़ी गहरा असर है। और ये थी कैरन की थ्योरी। अब कैरन का ये मानना है कि इंसान के अंदर जो न्यूरोसिस है, या जो भी उसके अंदर एंजाइटी है, इस्तराब है, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी वजह उसके वालिदैन होते हैं। कि अगर बच्चे को बचपन में इनकन्सिस्टेंट पेरेंटिंग मिली है, यानी कि गैर मुस्तकिल मिजाज वालिदैन है, बच्चा वो जो केयर, वो जो वार्मथ, वो जो उसकी नीड्स हैं, अगर वो पूरी नहीं हो सकी, वालिदैन नहीं कर सके, ख़ासकर माँ नहीं कर सकी अर्ली डेवलपमेंट में, जो इर्तिकाई नहीं सॉरी जो कि अवाइली साल होते हैं बच्चे की नशोनुमा के, उसमें अगर वालदा इनकन्सिस्टेंट हैं क्योंकि वो बीमार है, या वो मेंटली तौर पर ख़ुद हेल्दी नहीं है, या फिर उनके अपने ट्रॉमास रहे हैं, कोई हिस्ट्री रही है उनकी, तो वो बच्चे को उस तरह से प्यार नहीं कर पाएंगी, उस तरह से वो प्रेजेंट नहीं हो पाएंगी। तो कैरन कहती हैं कि जब बच्चे को ना अब्यूज़ मिलता है या फिर इनकन्सिस्टेंट पेरेंटिंग मिलती है, जब भी बच्चे की नीड्स, यानी कि उसकी ज़रूरियात वालिदैन पूरी नहीं कर पाते, जब वो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसके अंदर बेसिक एंजाइटी और बेसिक हॉस्टिलिटी जन्म लेता है। बेसिक एंजाइटी यानी कि बेसिक इज़्तिराब। क्यों जन्म लेता है बेसिक इज़्तिराब? क्योंकि बच्चा बहुत हेल्पलेस फील करता है, वो बहुत आइसोलेटेड फील करता है इतनी हॉस्टाइल, इतनी ख़तरनाक दुनिया में। और वो जो एक इनसिक्योरिटी है उस बच्चे की, वो उसके अंदर बेसिक एंजाइटी को जन्म देती है। और चूँकि बच्चे को अनकॉन्शियसली इल्म होता है इस बात का कि मेरे पेरेंट्स मेरा वैसा ख्याल नहीं रख सकते हैं, नहीं रख पाए, और उसे पेरेंट्स पर गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन वो उसे क्या करता है, वो उसे दबाता है, रिप्रेस करता है। रिप्रेस मतलब लाशऊरी तौर पर दबा देता है, क्योंकि बच्चा अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए मुकम्मल तौर पर वालिदैन पर मुनहसर है, उन पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में बच्चा कभी भी जो उसका एंगर है, जो उसका रेज है, वो उसका इजहार वालिदैन पर नहीं कर सकता। और जब आप बेसिक जो हॉस्टिलिटी आपके अंदर आई है, जब आप उसका इजहार नहीं कर सकते, तो वो बेसिक एंजाइटी में चेंज हो जाती है, इस्तराब में बदल जाती है, न्यूरोसिस में बदल जाती है। अब कैरन जो उनकी थ्योरी है पर्सनालिटी वाली, उसमें वो कहती हैं कि जब किसी बच्चे के अंदर बेसिक एंजाइटी जन्म लेती है इनकन्सिस्टेंट पेरेंटिंग की वजह से, तो 3 किस्म के कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं उसके। पहला कोपिंग मैकेनिज्म होता है मूविंग टुवर्ड्स पीपल, दूसरा कोपिंग मैकेनिज्म होता है मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, और तीसरा होता है मूविंग अगेंस्ट पीपल।
तो एक 3 किस्म के कोपिंग मैकेनिज्म का वो जिक्र करती हैं, जिसमें जो मूविंग अवे है यानी कि लोगों से दूर चले जाना, ये डिटैच पर्सनालिटी होती है। और जो मूविंग टुवर्ड्स पीपल है वो कंप्लाइंट पर्सनालिटी है, पीपल प्लीज़र होती है, क्योंकि वो लोगों की तरफ जाती है कोपिंग, उस एंजाइटी से कोप करने के लिए, जिसे हम एंग्शियस अटैचमेंट भी बोल सकते हैं। और तीसरा एग्रेसिव नार्सिसिस्टिक लोग, मूविंग अगेंस्ट पीपल वाला जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो एग्रेसिव और नार्सिसिस्टिक लोगों का हो सकता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इस थ्योरी में जो गोल्स और वैल्यूज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो कहाँ फिट बैठ रहा है, इसका प्रोक्रेस्टिनेशन से या गोल्स और वैल्यूज से क्या ताल्लुक। लेकिन कैरन अपनी थ्योरी में ये भी कहती हैं, जब बच्चा अब्यूज़ से गुजरता है या इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग से गुजरता है, वो आइसोलेटेड होता है, तो ये बच्चा जो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के जो मराहिल हैं, जो स्टेजेस हैं, उसमें ना एक बहुत ही आइडियलाइज किस्म का सेल्फ इमेज बना लेता है। हम कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो स्टेज है जहाँ पर जो पैथोलॉजी है, जो साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी है वो जन्म ले सकती है। मिसाल के तौर पर डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा होना, या लिमरेंस का भी हम कह सकते हैं कि लिमरेंस भी तभी आती है इंसान में क्योंकि वो बहुत आइडियल वर्जन हो जाता है मोहब्बत का, लिमरेंस। और ऐसे ही जो बच्चा इस किस्म की पेरेंटिंग को सहता है या इस किस्म के माहौल में रहता है, तो वो एक बहुत आइडियलाइज किस्म का वर्जन बनाता है अपने आप का। परफेक्शन, इसका परफेक्शन और बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड होता है। और ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड क्यों बनाता है, ये गैर हकीकत पसंदाना किस्म का सेल्फ इमेज ये क्यों बनाता है? क्योंकि इसको कंपनसेट करना है वो जो इनएडुकेसी है, वो जो निगलेक्ट उसको बचपन में मिला, जो नज़रअंदाजी मिली, जो उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकी, वो वार्मथ, वो केयर, वो लव उसको नहीं मिल सका, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसका मुआवजा या फिर उसको बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है, वो एक बहुत ही आइडियलाइज और अनरियलिस्टिक किस्म का स्टैंडर्ड बनाता है अपने लिए। और जब वो उससे अचीव नहीं होता तो वो सेल्फ हेट्रेड में जाता है, यानी कि अपने आप से नफरत करने लगता है। तभी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, गोल्स बनाते हैं आपसे वो अचीव नहीं होते, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिर आपको शेम होता है कि यार मैं गोल्स बनाता हूँ पर मैं अचीव नहीं कर पाता। और वो शेम, वो सेल्फ हेट्रेड, उसकी जो साइकिल है उसमें आप फंसे रहते हैं। अभी जो थ्योरी मैंने आपको सुनाई जो बड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड थी, इसको अगर मैं ना एक मिसाल के ज़रिए बयान करूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, तो शायद आप बेहतर तौर पर इसका अपने आप का एनालिसिस कर पाएँ, अपने आप को जान पाएँ। मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो मेरे पास सेशन में आता है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, फ़र्ज़ी मिसाल है। और वो लड़का जब सेशन में आता है और मैं उससे बात करती हूँ, उसके गोल्स, उसकी डिज़ायर्स मैं सुनती हूँ, समझती हूँ। और फिर जब उसका बचपन, जो उसकी रियलिटी है, जो उसकी हकीकत है, मैं वो भी सुनती हूँ। तो मुझे समझ आती है कि जो लड़का है ये बचपन में निगलेक्ट से गुजरा है, इसको अब्यूज़ सहना पड़ा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से इसके जो गोल्स हैं, इसकी जो डिज़ायर्स हैं, वो बहुत अनरियलिस्टिक है, बहुत गैर हकीकत पसंदाना है। और यही वजह है कि जब वो इससे अचीव नहीं होती तो ये सेल्फ हेट्रेड में चला जाता है, इसको अपने आप से नफरत होती है, शेम में जाता है। और ये प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहा है? इस लड़के के प्रोक्रेस्टिनेट करने की वजह इसका आइडियल इमेज और इसके जो आइडियल गोल्स हैं उनको अचीव करना है। क्योंकि इस लड़के की जो डिज़ायर है, जो ख्वाहिशात हैं, वो रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं है। ये लड़का अपनी रियलिटी से बहुत कटा हुआ है, क्योंकि वो जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो टाइम था, जब नफ्सियाती नशोनुमा हो रही थी, उस टाइम पर जिस प्रोसेस से गुजरा, जिस निगलेक्ट से, अब्यूज़ से ये गुजरा, तो उसने जाहिर सी बात है बेसिक एंजाइटी, बेसिक हॉस्टिलिटी तो पैदा की, वो तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही आइडियल किस्म का सेल्फ इमेज भी इस लड़के का बना, और वहाँ से आइडियल ख्वाहिशात का जन्म लेना, आइडियल गोल्स का बनना, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक हैं और उस लड़के की जो रियलिटी है उसमें ग्राउंडेड नहीं है। तो हम रियलिटी से कब कटते हैं, हम लिमरेंस में कब जाते हैं, हम अनरियलिस्टिक वन साइडेड लव में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं होते। जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो टाइम होता है ना हमारा, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो वो प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं होता, वहाँ पर स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो पाती। वो ट्रांजिशन क्या होती है वो मैं आपको फिर मेलेनी क्लाइन की जो थ्योरी है उससे मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम कैरन हॉर्नी की थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है कभी कभार आपके
गोल्स ना अचीव करने के पीछे, क्योंकि जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी हकीकत है, उससे आप बहुत कटे हुए हैं। आप अपने दिमाग पे रहते हैं, अपने अपने जहन में रहते हैं, लेकिन जो आसपास की जो आपकी हकीकत है, जो आपकी शख्सियत की हकीकत है, उससे आप डिस्कनेक्टेड हैं। तो मैं तो सेशन में फ़र्ज़ करें कि उस लड़के की रियलिटी देख पा रही हूँ, मैं उसकी हिस्ट्री, उसका जो प्रेजेंट है और जो उसकी पर्सनालिटी है, मैं जब उसका मवाजना करती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ उसके गोल्स से, उसके डिज़ायर्स से, तो मुझे साफ पता चल जाता है कि ये लड़का रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं है। ये लड़का अपनी हकीकत से, अपनी रियलिटी से डिसकनेक्टेड है, और यही वजह है कि ये गलत गोल्स बना रहा है, ये अनरियलिस्टिक गोल्स बना रहा है, और जब ये उनको अचीव नहीं कर रहा तो ये सेल्फ हेट्रेड में जा रहा है। तो आपको भी गौर करना चाहिए कि जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो आपकी वैल्यूज़, आपके एक्शन से क्यों इतने अपोजिट डायरेक्शन में हैं? क्या वजह है? क्या आपके गोल्स, आपकी डिज़ायर्स, आपकी जो भी आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, क्या वो आपकी रियलिटी से मैच नहीं करता? क्या आप रियलिटी से बहुत डिस्कनेक्टेड रहते हैं? अगर सबसे पहले आपके साथ ऐसे कोई इश्यूज़ हैं और आप किसी लाइफ कोच के पास जाते हैं, आप कंसल्टेशन लेते हैं, और कंसल्टेशन के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए, जब आपको लगे कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, मैं सोशल मीडिया भी कंज्यूम नहीं कर रहा, मुझे समझ भी आ गई टाइम टेबल कैसे बनाना है, गोल्स को कैसे जो है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और फिर भी आपसे नहीं हो रहा, फिर भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, फिर भी आपको एडिक्शंस हैं, तो फिर वहाँ पर आपको बहुत मुमकिन है कि साइको एनालिसिस, साइकोलॉजी, किसी साइकोलॉजिस्ट की या फिर थेरेपी की ज़रूरत है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका जो मसला है वो काफ़ी डीप है, वो मसला सुपरफिशियल लेवल का नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना होगा, थोड़ा गहराई में जाना होगा कि आखिर मैं क्यों अपने ही गोल्स पर अमल नहीं कर पा रहा। तो ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। और इसका इलाज, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही है कि किस तरह से आपको जो आपका आइडियल सेल्फ है और जो आपका रियल सेल्फ है, उसके बीच में गैप को ख़त्म करना है। आपको अपनी जो रियलिटी है उसमें ग्राउंडेड होना है, और जो भी आपकी बेसिक एंजाइटी है, बेसिक हॉस्टिलिटी है, उसको कॉन्शियस में लेकर आना है और उसे प्रोसेस करना है। और जब आप रियलिटी में ग्राउंडेड होंगे ना, जब आप हकीकत के साथ जुड़ जाएंगे, जो आपकी रियलिटी है उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो बहुत मुमकिन है कि जो आपके गोल्स होंगे वो काफ़ी रियलिस्टिक और अचीवेबल होंगे, अटेनेबल होंगे। ऐसे गोल्स होंगे जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके जो आइडियल वर्जन है और जो आपका रियल वर्जन है उसके बीच में गैप ख़त्म हो गया, और आप अपने आइडियल वर्जन से बहुत स्लोली, ग्रेजुअली अपने रियल वर्जन, जो रियल सेल्फ है आपका, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जितना आप रियलिटी से इन टच होंगे, जितना आप रियलिटी से राब्ते में होंगे, उतना आप बेहतर तौर पर आप अपने आप को जान पाएंगे, आप बेहतर गोल्स बना पाएंगे, अपनी एंजाइटी को भी प्रोसेस कर पाएंगे। ये तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने कैरन हॉर्नी की थ्योरी के ज़रिए आपको बताया कि कैसे आपका आइडियल सेल्फ और आपका जो रियल सेल्फ है, जब उसमें बहुत ज़्यादा गैप होगा, आपको न्यूरोसिस होगा, तो जाहिर सी बात है आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, आप में परफेक्शन जन्म लेगा, और जब परफेक्शन होगा, गोल्स अचीव नहीं होंगे, सेल्फ हेट्रेड और शेम, यानी कि अपने आप से नफ़रत करना और अपने आप को शेम करना, ये दोनों आपको इस साइकिल में फंसाए रखेंगे। मेलेनी क्लाइन की थ्योरी पर मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगी, जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।